रही है तो उसकी भी पल पल के अपडेट हम ले रहे हैं। 6 बज चुके हैं, मतदान खत्म हो चुका है। चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं। एटा से हमारे साथ अमित चौधरी जुड़ चुके हैं, ओवैस भी हमारे साथ बने हुए हैं, शुभम भी हमारे साथ बने हुए हैं और इसी के साथ ही देखिए अभिषेक भी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। और साथ सबसे पहले यहां पर मैं अमित आपके पास आना चाहूंगी और आपसे मैं जानना चाहूंगी क्या कुछ देखा गया है। 6 बज चुके हैं, मतदान खत्म हो चुका है, तीसरे चरण को लेकर अगर बात करें क्या खास? देखिए, तीसरे चरण की बात की जाए तो एटा में जो शहरी वोटर हैं वो इस बार कम निकलते हुए दिखाई दिए और अगर 5 बजे तक के मतदान प्रतिशत की बात की जाए तो 57% के आसपास मतदान हुआ। यानी अब 1 घंटे का जो मतदान 5 से 6 के बीच का हुआ है उसका आंकड़ा शायद 1 से 2 घंटे में सामने आए। लेकिन 2019 के मत प्रतिशत की बात की जाए तो 61% से ज्यादा मतदान हुआ था। लिहाजा एक वजह गर्मी को भी माना जा रहा है। तमाम ऐसे वोटर्स थे जो गर्मी के चलते 12 बजे से 3 साढ़े 3 बजे तक अपने घरों से नहीं निकले। कई वोटर्स सुबह जब 7 बजे थे उस वक्त काफी उत्साह वोटर्स के अंदर दिखाई दिया था। उस वक्त जरूर कई बूथों पर लाइन शुरुआती तौर पर लगी हुई दिखाई दी, लेकिन उसके बाद से 3 साढ़े 3 बजे के बाद से दोबारा वोटर्स पहुंचना शुरू हुए और क्योंकि अब 6 बज गए तो ऐसे में किसी भी को भी मतदान स्थल के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जितने भी वोटर्स से हमारी बात हुई सब अपने अपने मुद्दों को लेकर बात करते हुए नजर आए। एटा लोकसभा सीट की बात की जाए तो राजवीर सिंह पर तीसरी बार बीजेपी ने यहां पर दाव खेला। कल्याण सिंह के लड़के हैं और 2009 में कल्याण सिंह इस सीट से सांसद बने थे। उसके बाद 2014 और 2019 में राजवीर सिंह ने यहां से बढ़त दर्ज की, जीत दर्ज की और पिछले 2019 के चुनाव में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी। इस बार के अगर समीकरण की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी का क्योंकि पुराना किला ये रहा है तो समाजवादी पार्टी ने इस बार साक्य जो प्रत्याशी है देवेश साक्य उनको मैदान में उतारा। साक्य जो जाति है वो एक यहाँ पर जो भी है मतलब जो चुनाव का नतीजा है उसको बदलने में सक्षम है। तमाम जातीय समीकरण साधने के आधार पर बिल्कुल आप नजर बनाए रखिएगा। आपके पास हम लौटेंगे और विनीत के पास चलते हैं, विनीत से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए विनीत, फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिली थी और एक बड़े अंतर के साथ मिली थी। लेकिन अब जितना बड़ा बीजेपी का ये नारा है कि 400 पार सीटें एनडीए के साथ मिलकर मैदान में है बीजेपी, उस दावे को लेकर और जमीनी स्तर पर आप मौजूद है, वहां पर मतदाताओं का जो एक रवैया रहा, एक रुझान रहा है, उसको लेकर क्या कुछ नजर आ रहा है? बच चुके हैं। मतदान इस समय सीधे से लगा जो है वो खत्म हो चुका है। मतदान पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो अगर लोकसभा सीट की बात की जाए या फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की बात की जाए तो छुटपुट जो अफवाहें थी वो जरूर सामने आई थी। कई जगह मतदान का बहिष्कार भी किया गया, कार्य द्वारा समझाया गया, वोटिंग फिर से चालू हुई, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से मतदान इस समय संपन्न हुआ। अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ कि काफी कड़ी चुनौती है दोनों ही सीटों पर। अगर आगरा लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी सांसद जो एसपी सिंह बघेल जो पहले से सांसद थे, सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी सांसद जो एसपी सिंह बघेल जो पहले से सांसद थे, उन्होंने दोबारा से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को मौका भाजपा ने दिया था। उनका भी कई जगह पर विरोध हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीट तो एक बार को भारतीय जनता पार्टी बहुत आसानी से निकाल लेगी। लेकिन फतेहपुर सीकरी अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर आकलन थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, क्योंकि सामने रामनाथ सिकरवार जो सपा कांग्रेस गठबंधन से हैं वो काफी भारी भरकम इस समय कह सकते हैं दमखम से चुनावी मैदान में थे और जनता ने भी उन्हें पसंद किया। थोड़ी बहुत गर्मी जरूर थी, इस वजह से परसेंटेज कम हुई। अगर 5 बजे तक की बात की जाए तो 51% जो था वो आगरा में रहा और 54% जो था वो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट में रहा। क्या कुछ और शहर और देहात में रहा? हम सीधे शिव चौहान हमारे सहयोगी हमारे समय मौजूद है। समय सिर्फ कई बारीकी से तुम कई जगह पहुंचे हो, कई जगह गए भी हो गए, क्या कुछ रहा वहां पे जो देखने को मिला? कई जगह मतदान का बहिष्कार भी हुआ, तो यहाँ चालू हुआ दोबारा? देखिए, आगरा की बात करें तो दोनों लोकसभा सीटों में से फतेहपुर सीकरी में ऐसी घटनाएं सामने आई है कि कई जगह विकास कार्य नहीं हो पाए हैं बाहा क्षेत्र में, वहां मतदान बहिष्कार की सूचना जरूर आई है। हालांकि एक पिनाहट क्षेत्र में एक बूथ संख्या ऐसी है कि जहां 150 परिवार रहते हैं, लेकिन विकास न होने के कारण सुबह से लेकर 5 बजे तक एक भी मतदान वहां मतदान नहीं हुआ है। आपने सामने रखी और जिस तरीके से मतदाता और जहां पर जो मतदान कराने की जिम्मेदारी जिन पर थी उनका भी बयान यहाँ पर सामने आया है। वाकई तो काफी खास भी यहाँ पर कई चीजें रहती हैं और अभिषेक भी हमारे साथ बदायूं से जुड़े हैं। अभिषेक, देखिए ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि मुलायम और कल्याण जी के बाद ये जो यादव लैंड का ये जो चुनाव होने वाला है बेहद खास रहने वाला है। उनकी मौजूदगी के बिना तो काफी ज्यादा असर भी रहेगा। तीसरे चरण के आज के इस मतदान की अगर बात करें, तमाम राजनीतिक दलों ने अपना दम जरूर भरा है, लेकिन बीजेपी को जो एक बड़ा नारा दिया है उसको जिताने के लिए एक बड़े दम की जरूरत इन तमाम सीटों से।
जी बिल्कुल दीपशिखा, आप जो कह रही है बिल्कुल ठीक है कि अगर बड़ा नारा दिया है तो दमखम दिखाने की जरूरत है, और जो मतदान प्रतिशत है उससे वो दमखम तो नहीं दिखाई देता। पहले दौर में, पहले चरण में, दूसरे चरण में, और दूसरे चरण में तो पहले चरण से भी ज्यादा मतदान प्रतिशत नीचे चला गया। और अगर मैं बात करूं तो 52% है, जहां मैं खड़ा हूं वहां 52% हुआ है 5 बजे तक। और अगर ये स्थिति रहती है तो माना जाता है कि ये किस लिए, एंटी इनकम्पेंसी की वजह से है या कुछ और है, लेकिन कम मतदान प्रतिशत ये बताता है कि पब्लिक के मन में इन चुनाव को लेकर इतना उत्साह नहीं है जितना उत्साह होना चाहिए। वो उस उत्साह से वोट नहीं डाल रहे। लेकिन हाँ, इस तीसरे चरण में 2 चरणों से अलग एक चीज दिखाई दी कि मंगलवार को आज वोटिंग है। पहले 2 चरण में जो वोटिंग हुई थी वो फ्राइडे को हुई थी, तो यानी कि उन्हें वीकेंड मिल गया था, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। लेकिन आज मतदान कम क्यों हो रहा है, ये सवाल बड़ा अहम है। जब 2 चरण में फ्राइडे को वोटिंग हुई थी तो तर्क ये था कि लोग घूमने निकल गए हिल स्टेशन में। लेकिन जिस एरिया में ये चुनाव है, ये वैसे मुलायम सिंह का गढ़ है पूरा, चाहे संभल हो, बदायूं हो, मैनपुरी हो, एटा हो, ये माना जाता है मुलायम परिवार का ये गढ़ है। परिवार के लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं, साख उनकी लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि M/Y फैक्टर के सहारे वो चुनाव में है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर कम ज्यादा रहता है तो वो एक ऐसी जगह आपने अपना ध्यान और दर्शकों का ध्यान यहाँ पर केंद्रित किया है जो कि एक बड़ी समस्या है किसी भी निष्पक्ष और प्रत्यक्ष चुनाव के लिए, लोकतंत्र के लिए। ओवैस के पास चलते हैं, संभल से हमारे साथ बने हुए ओवैस। देखिए, मतदान प्रतिशत को लेकर ही हम बात कर लेते हैं। अगर बात करें पहले चरण की, दूसरे चरण की और तीसरे चरण की, ये देखा गया है कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां से मतदान प्रतिशत जो है वो ज्यादा नजर आ रहा है। मुस्लिम समुदाय क्या ज्यादा जागरूक है, क्योंकि लगातार मतदान प्रतिशत में वो देखा भी जा रहा है। लेकिन अगर बाकी जगहों की बात करें, जो मतदान प्रतिशत कम है, कहीं ना कहीं वो एक तरीके से निष्पक्ष जो लोकतंत्र है या लोकतंत्र की जो चरित्र आत्मा है उसको यहां पर चरित्रार्थ करता नहीं दिखाई देता। बिल्कुल, देखिए दीपशिखा, उत्तर प्रदेश के अगर आज तीसरे चरण की बात की जाए जिसमें 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ, तो सबसे ज्यादा अगर मतदान 5 बजे तक का आंकड़ा की अगर उठा के देखा जाए तो सबसे ज्यादा संभल के अंदर हुआ है, जो 61.10% है। क्योंकि जो ये एक मुस्लिम बहुल्य सीट है, यहाँ पर 48% मुस्लिम आबादी है तो 10% यादव है, यानी कि 58% यहाँ पर M/Y फैक्टर का बिल्कुल साफ संकेत नजर आता है। और ये कई बड़े संकेत भी अपने आप में देता है, क्योंकि संभल लोकसभा सीट की अगर बात की जाए, संभल लोकसभा सीट एक ऐसी सीट है जहां भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ अभी तक एक ही बार जीत हासिल हुई है। वहीं 40 साल से कांग्रेस इस बात का इंतजार कर रही है कि कहीं किसी भी तरह से संभल लोकसभा सीट कांग्रेस के पलड़े में चली जाए। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी में डॉक्टर शफीकुर रहमान बरक का निधन हुआ, 94 साल की उम्र में उनका निधन हुआ, और समाजवादी पार्टी ने उनके पोते जियाउर रहमान बरक के ऊपर दाव खेला, तो वो दाव कहीं ना कहीं अब साकार होता हुआ नजर आ जाएगा। क्योंकि 61% जो मतदान हुआ है उसमें ज्यादातर मुस्लिम जो इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा मतदान देखने को मिला है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात की जाए संभल लोकसभा सीट की, तो सुबह बिल्कुल, तो M/Y फैक्टर यहाँ पर ज्यादा हावी है, और ऐसे में M/Y फैक्टर किसके हित में जाता है ये यहाँ पर देखने वाली बात है। और हमारे साथ मैनपुरी से शुभम भी इस समय बने हुए हैं, तो शुभम के पास हम चलते हैं और शुभम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैनपुरी में सपा का ही कब्जा रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो कम से कम अपना खाता खोलें या इस तरीके की जीत जो है यहां से निकलकर सामने आए। कितना मुश्किल और कितना आसान यहां पर है सपा के लिए, ये भी तमाम चीजें, तमाम फैक्टर है जो यहां पर देखने को मिलते हैं। मतदाता इस बीच क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ की अगर बात करें तो 55% के आसपास मतदान हो चुका है। लिहाजा 5 से 6 1 घंटे का जो समय है इसका भी कैलकुलेट होकर के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद वो भी जानकारी सामने आ जाएगी कि 55% से ऊपर कितना मतदान हुआ है। क्योंकि अपने हिसाब से आप समझिए कि मैनपुरी हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस गढ़ में कहीं ना कहीं आप समझिए कि सेंध लगाने का प्रयास किया है, और ये प्रयास ग्राउंड पर नजर जरूर आया। हालांकि परिणाम चाहे जो हो, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो, किसी के भी पक्ष में हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड पर मजबूत नजर आई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मैनपुरी के मौजूद हैं अवनीश मिश्रा, उनसे पूछते हैं क्या कुछ खास रहा आज के दिन, क्योंकि आप तमाम उन इलाकों में भी थे, कई जगहों पर अलग अलग तरह की ईवीएम को भी लेकर के खबरें आ रही थी। क्या ग्राउंड पर स्थिति दिखी आप?
बिल्कुल, देखिए शुभम जी, आपको बता दूं, मैनपुरी में जैसा कि बताया जा रहा है कि कई जगह जहां हैं वहां वोटर्स को मतदान नहीं करने दिया। लगातार समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी डिंपल यादव वो भी बूथों पर गई हैं और अपनी जांच भी की है, लेकिन उनके सामने भी जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने वहां नारेबाजी भी की। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, और भाजपा प्रत्याशी जो है बिल्कुल यहाँ कुल मिलाकर प्रचार में तो बीजेपी टक्कर देती सपा को नजर आ रही है, लेकिन नतीजों में वो टक्कर दिखाई देती है या नहीं, ये देखने वाली बात है। आप पांचों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने ये साझा की। एटा में एसपी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की, प्रशासन पर जमकर हमला भी बोला। जनता ने वोट दिया है, लेकिन जहां जहां पर कस्बे थे समाजवादी पार्टी का इनको लग रहा था और हमेशा परसेंटेज अच्छा रहता था, वहीं पर इन्होंने इतनी क्रूरता से वहां पर एजेंटों को उठा लिया है, लाठीचार्ज किया है और भगा दिया।